हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर। जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 11 फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। ठीक है, और ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है इस चैप्टर का। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने 11.1 से व्हाट डू वी नो से लेकर के हाउ मेनी पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस तक कंप्लीट किया है। ठीक है, सेकेंड लेक्चर की बात करें तो सेकेंड लेक्चर में हमने व्हाट इज लाइट रिएक्शन एंड द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कि कैसे जो है ये एटीपी एंड एनएडीपीएच जो है कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने बात की थी किसमें, सेकेंड लेक्चर में। ओके, और आज हम पढ़ने वाले हैं थर्ड लेक्चर, और इस थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे कि लाइट रिएक्शन में ये जो एटीपी एंड एनएडीपीएच बना है तो उनका यूज कहाँ है। ठीक है, वेयर आर दी एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज, तो ये चीज हम देखने वाले हैं। और उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे C4 पाथवे। ठीक है, तो ये जो एटीपी और एनएडीपीएच कहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये जो है बायोसिंथेटिक फेज C3 साइकिल में क्या होता है, यूज होता है। और जिनमें जिनमें C3 साइकिल होता है उनको हम क्या कह देते हैं, C3 प्लांट कह देते हैं। इसी तरह से एक और पाथवे होता है C4 पाथवे, जिसको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, तो लेक्चर शुरू करने से पहले ध्यान देने वाली बातें, आपके पास आपकी एनसीईआरटी खुली हुई होनी चाहिए। ठीक है, प्लस आपके पास पेन एंड कॉपी होने चाहिए ताकि आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट कर सके, मार्क कर सके। सेकंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही होगी तो आप इसको 1.25 एक्स स्पीड में करके देख सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नाउ वेयर आर दी एटीपी एंड एनएडीपीएच यूज्ड। देखो, हमने कल लाइट रिएक्शन पढ़े जिसमें फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 जो है इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद हमने कीमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा जहां पे ये एनएडीपीएच एंड एटीपी जो है प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट करके वहां पे क्या हो रहे थे, बन रहे थे, फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन का जो भी एनएडीपीएच और एटीपी है वो इमीडिएटली यूज हो जाता है किसमें, बायोसिंथेटिक या फिर डार्क रिएक्शन में। ठीक है, तो यही चीज हम ये जो है पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं। चलो, वी लर्न दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन आर एटीपी, एनएडीपीएच एंड ऑक्सीजन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन में एनएडीपीएच एंड एटीपी एनर्जी के अलावा भी यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या होता है, रिलीज होता है। ऑफ दीज ऑक्सीजन डिफ्यूजेस आउट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, तो ये जो ऑक्सीजन है वो क्लोरोप्लास्ट से क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, वो बाहर निकल जाता है प्लांट से। ओके, while ATP and NADPH are used to drive the process leading the synthesis of food, जबकि ये जो ATP and NADPH हैं वो यूज होते हैं किसमें, ऐसे प्रोसेस में जहां पे सिंथेसिस ऑफ फूड होना है। ठीक है, मोर एक्यूरेटली शुगर्स। ठीक है, शुगर्स के फॉर्मेशन में इनका क्या होगा, यूज होगा। दिस इज द बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये जो फेज है जहां पे शुगर का फॉर्म होगा लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट एटीपी एंड एनएडीपीएच के यूज से, तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या कहते हैं, बायोसिंथेटिक फेज ऑफ द फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो ये जो बायोसिंथेटिक फेज है ये क्या होता है, ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है लाइट पे। ठीक है, बट is dependent on the products of the light reaction, that is ATP and NADPH besides CO2 and H2O। तो देखो, ये जो बायोसिंथेटिक फेज है वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है किसमें, लाइट पर, लेकिन उसके जो प्रोडक्ट हैं एटीपी एंड एनएडीपीएच, एनएडीपीएच पे क्या होता है, डिपेंड होता है। उसके साथ ही साथ वो जो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O पे भी क्या होता है, डिपेंड होता है। तो बायोसिंथेटिक फेज किस पे डिपेंड होता है यहाँ पे, एक तो CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल हो गया। सेकेंड यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन विच इज NADPH एंड ATP। ओके, नाउ यू मे वंडर हाउ दिस कुड बी वेरीफाइड, तो आपको लगेगा कि ये हम कैसे वेरीफाई करें। ठीक है, सो इट इज सिंपल। Immediately after light becomes unavailable, the biosynthetic process continues for some time and then stops. If then light is made available, the synthesis starts again. तो देखो, हम ये कैसे वेरीफाई करें कि ये जो बायोसिंथेटिक फेज है वो लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स हैं NADPH एंड ATP पे निर्भर करते हैं, डिपेंड होते हैं। तो देखो,
अगर क्या करें आप लाइट को अनअवेलेबल कर दें, ठीक है, प्लांट है, प्लांट को आप जो है लाइट से हटा दें, ठीक है, तब वहां पे ये जो डार्क रिएक्शन है या फिर ये जो बायोसिंथेटिक जो फेज है वो थोड़ी देर के लिए वहां पे चलता रहेगा, फिर उसके बाद वो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, होना बंद हो जाएगा। क्यों? देखो, तो लाइट रिएक्शन से जो भी NADPH एंड ATP जब तक यहाँ पे खत्म नहीं होगा तब तक जो है बायोसिंथेटिक फेज या डार्क रिएक्शन जो है चलता रहेगा। अब लाइट अवेलेबल नहीं है, अब लाइट अवेलेबल नहीं है तो वहां पे लाइट रिएक्शन होगी या नहीं होगी? अब लाइट रिएक्शन नहीं होगी तो ये जो NADPH एंड ATP जो फॉर्मेशन हो रहा था वो हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए ये जो डार्क रिएक्शन या बायोसिंथेटिक फेज है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। फिर उसके बाद फिर से आप उस प्लांट को लाइट में लेकर के आइए, लाइट को अवेलेबल कराइए, फिर आप देखेंगे कि ये जो बायोसिंथेटिक फेज है वो फिर से स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब इसको आप कैसे करेंगे, यहाँ पे आप जो है स्टार्च का जो है टेस्ट कर सकते हैं लीफ में। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो बायोसिंथेटिक फेज है या डार्क रिएक्शन है वो डायरेक्टली लाइट पे तो डिपेंड नहीं होता है, ठीक है, लेकिन वो जो प्रोडक्ट ऑफ लाइट है, प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन है उन पे डिपेंड होते हैं। Can we hence say that calling the biosynthetic phase as the dark reaction is a misnomer? Discuss this among yourself. ठीक है, तो ये चीज आपको क्या करना है, डिस्कस करना है। चलो, now let us now see how the ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि चलो हम देखते हैं कि कैसे ATP and NADPH जो है बायोसिंथेटिक फेज में यूज होता है। We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2ON और sugars. ठीक है, तो हमने ये रिएक्शन देखा था कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, H2O है, वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे लाइट जो है आ रही है, फिर वो यहाँ पे C6H12O6 या फिर आप यहाँ इसको इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, CH2ON। ठीक है, अगर आप N के जगह पे क्या रखेंगे, 6 रखेंगे तो ये अब इसको हम क्या यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स इंटू टू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और O6 तो ये क्या है, ग्लूकोज का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ओके, तो यहाँ पे आप या तो ये फॉर्मूला लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे आप ग्लूकोज भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ तो हमने ये जो है रिएक्शन देखी थी कि CO2 जो है वाटर के साथ कंबाइंड होकर के लाइट के प्रेजेंस में यहाँ पे क्या बनाता है, या तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, ठीक है, ग्लूकोज या शुगर बनाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी यहाँ पे रिलीज होगा। ओके, it was of interest to scientists to find out how this reaction proceeded, or rather, what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed. ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट को ये इंटरेस्ट था, ये जानने में इंटरेस्ट था कि ये जो CO2 है इस रिएक्शन में आकर के सबसे पहले इसको कौन एक्सेप्ट कर रहा है, या ये जो CO2 है वो किसके साथ जाकर के फिक्स हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का ये जो सिंपल सा रिएक्शन है ये ऐसे ही सिंपली नहीं होता है। पहले हमने कल देखा कि लाइट रिएक्शन में कितनी सारी चीजें आई थी, ठीक है, अभी भी जो है लाइट रिएक्शन में इतनी सारी चीजें, इतने सारे कॉम्प्लेक्सेस, प्रोटीन्स, रिएक्शंस होने के बावजूद भी अभी भी बायोसिंथेटिक फेज शुगर का जो सिंथेसिस है वो बाकी है। ओके, तो यहाँ पर ये जो CO2 है पहले वो किससे क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, जुड़ रहा है, ये चीज साइंटिस्ट के लिए क्या था, उनको फाइंड आउट करना था, उनको जानना था। ओके, सो जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, among the several efforts to put radioisotope to beneficial use, the work of Melvin Kelvin is exemplary. The use of radioactive C14 carbon 14 by him in algal photosynthesis studied led to the discovery that the first CO2 fixation product was a 3 carbon organic acid. ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जस्ट आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, तो यहाँ पे वर्ल्ड वॉर टू को मेंशन क्यों किया गया है, क्योंकि वहां पे वर्ल्ड वॉर टू में जो हिरोशिमा था वहां पे क्या हुआ था, एटॉमिक बम वहां पे छोड़ा गया था। ठीक है, अब एटॉमिक बम में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है यूज होते हैं। अब ये जो एटॉमिक बम है उससे क्या होता है, बहुत सारे जो रेडिएशन इसके हार्मफुल होते हैं, तो जो ह्यूमंस है और जो भी वहां पे बायोडाइवर्सिटी वो तो मरती ही है, ठीक है, उनका डेथ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ वो जो अगली पीढ़ी है उसको भी वो क्या करती है, डैमेज कर देती है जेनेटिक लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट्स है वो बहुत ज्यादा क्या है, हार्मफुल है, लेकिन ये जो मेल्विन केल्विन है उन्होंने इसको क्या किया, यूज में लेकर के आए। तो इन्होंने यूज किया रेडियो एक्टिव एलिमेंट C14। जनरली कार्बन यहाँ पे 12 होता है उसका एटॉमिक मास, एंड एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6, लेकिन यहाँ पे आप जो है इसका रेडियो एक्टिव एलिमेंट
आइसोबार्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे C14 का यहाँ पे मेल्विन केल्विन ने यूज किया, किसमें? एल्गल फोटोसिंथेसिस में। तो एल्गी होते हैं, ठीक है, एल्गी में भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन प्रोडक्ट जो बना, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो क्या है, थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है। क्या है? थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। तो आपको यहाँ पे याद क्या करना है कि मेल्विन केल्विन ने C14 रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज किया, किसमें? एल्गल फोटोसिंथेसिस में। फिर उन्होंने पाया कि वहां पे फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट कौन बन रहा है? थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड फॉर्म हो रही है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है। नाउ अब इस ये जो थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड है उसका नाम क्या है? थ्री फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और थ्री फॉस्फो यहाँ पे PGA भी आप इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ओके। He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it was called Kelvin cycle after him. The first product identified was 3-phosphoglyceric acid, ठीक है, यहाँ पे एसिड आप ऐड करेंगे, और in short PGA, phosphoglyceric acid. How many carbon atoms does it have? ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एटमॉस्फेयर से लाया गया सेल में, ठीक है, फिर उसके बाद ये किसी कंपाउंड से यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे ये किसी ए कंपाउंड विच इज अननोन, ठीक है, उससे वो कंबाइन होकर के यहाँ पे क्या बना रहा है? PGA, 3 PGA बना रहा है, और ये जो 3 PGA है वो कैसा होता है? थ्री कार्बन ऑर्गेनिक एसिड। यहाँ पे पूछा गया है हाउ मेनी कार्बन एटम डज इट हैव, तो इसके पास यहाँ पे आंसर भी यहाँ पे ऊपर में दिया गया है कि यहाँ पे ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक ग्लिसरिक एसिड होता है वो 3 कार्बन से बना हुआ होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक है। अब ये जो बायोसिंथेटिक फेज है इसको हम कीमोसिंथेटिक फेज भी कहते हैं, ओके, डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, कार्बन रिएक्शन भी कहते हैं, और यहाँ पे इसको C3 पाथवे भी कहा जाता है। तो इसको हम केल्विन साइकिल कहते हैं। केल्विन साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो मेल्विन केल्विन है, उन्होंने इसका जो पूरा का पूरा पाथवे है उस पे इन्होंने क्या किया था? काम किया था, ठीक है, इसीलिए इसको हम केल्विन साइकिल भी कहते हैं। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है ये आपको क्या होने चाहिए? याद होने चाहिए। चलो, now, scientists also tried to know whether all plants have phosphoglyceric acid as the first product of CO2 fixation, or whether any other product was formed in other plants. ठीक है, तो साइंटिस्ट अब ये जानना चाहते थे कि क्या सारे प्लांट्स, ठीक है, जितने भी प्लांट्स है सब में जो है CO2 को जो फिक्स करने के बाद, ठीक है, CO2 यहाँ पे किसी एक कंपाउंड से रिएक्ट करके क्या वो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ही बना रहे हैं या नहीं, ठीक है। Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants, whether the first stable group of CO2 fixation was again an organic acid, but one which had a 4 carbon atoms each. ठीक है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट ने क्या किया कि बहुत सारे जो प्लांट्स हैं उनमें उन्होंने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है। तो उन्होंने कुछ प्लांट्स में पाया, ठीक है, कुछ प्लांट्स में उन्होंने पाया कि ये जो फर्स्ट कार्बन फिक्सेशन के बाद जो फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो क्या है? वो ऑर्गेनिक एसिड तो है, ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड है, जैसे कि ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है जो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, वो भी क्या है? एक ऑर्गेनिक एसिड है, ठीक है। तो एक अदर जो प्लांट ग्रुप है उसमें भी जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक एसिड बन रहा है, लेकिन वो C4 कार्बन का बन रहा है, ठीक है। वहां पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो C4 कार्बन उसमें एटम जो है वहां पे प्रेजेंट होंगे। सो दिस एसिड वाज आइडेंटिफाइड टू बी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, OAA. Okay, since the CO2 assimilation during photosynthesis was said to be two main types, तो इसीलिए अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले जो प्लांट्स थे, तो यहाँ पे जो सबसे पहले जो प्लांट्स में डिस्कवरी हुई कि कार्बन फिक्सेशन होने के बाद कौन सा फर्स्ट प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो भी ऑर्गेनिक एसिड था विच इज 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब वहां पे वाइड रेंज ऑफ प्लांट्स में यहाँ पे क्या हुआ? डिस्कवरी हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उन्होंने पाया कि एक प्लांट का ग्रुप है जिसमें जो है फर्स्ट जो कार्बन फिक्सेशन के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है वो भी ऑर्गेनिक एसिड है, लेकिन वो 3 कार्बन स्ट्रक्चर ना होकर के क्या है? 4 कार्बन स्ट्रक्चर है, ठीक है। तब से यहाँ पे CO2 एसिमिलेशन मतलब कि CO2 की फिक्सेशन ड्यूरिंग दी फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पे टू मेन टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। Those plant which is first product of CO2 fixation is a C3 acid which is phosphoglyceric acid, PGA, that is the C3 pathway, and those in which the first product was a C4 acid, OAA, oxalic acetic acid,
is C4 pathway. These two groups of plants showed other associated characteristics that we'll discuss later. अब देखो यहाँ पे प्लांट्स में जो है टू टाइप्स में हम कंसीडर करते हैं, एक C3 प्लांट हो गया और C4। एक कैम प्लांट भी होता है जिसको हम कल के लेक्चर में देखेंगे, एनसीईआरटी में तो खैर वो नहीं है लेकिन फिर भी हम देखेंगे, ठीक है। अब देखो ये जो C3 प्लांट है इसमें क्या होगा, C3 पाथवे होगा, ठीक है, C3 पाथवे होगा। ओके, अब यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन है वो यहाँ पे क्या बन रहा है, C3 एसिड विच इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा गया है। तो इसीलिए यहाँ पे हम बोला जा रहा है कि C3 प्लांट का C3 पाथवे होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या आया, C4 प्लांट। अब C4 प्लांट में क्या हो रहा है, फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज C4 एसिड विच इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे C4 पाथवे होगा। लेकिन आपको जान के ये हैरानी होगी कि ये जो यहाँ पे ये जो C4 एसिड है, ठीक है, तो ये जो C4 एसिड है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, तो ये जो फॉर्मेशन होता है उसके बाद फिर बहुत सारे रिएक्शन जो है होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे जो है केल्विन साइकिल या ये जो C3 पाथवे है वो भी यहाँ पे होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी शुगर का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे ये जो शुगर का जो फॉर्मेशन है या शुगर का जो सिंथेसिस है वो केल्विन साइकिल का मतलब ये जो C3 साइकिल है, बायोसिंथेटिक फेज है, उसके बिना नहीं हो सकता। तो चाहे वो C3 प्लांट हो या C4 प्लांट हो, दुनिया में कोई भी प्लांट हो, उनमें केल्विन साइकिल होना है, मतलब होना ही है। यहां तक बात समझ में आई? चलो, तो यहाँ पे इसको C3 पाथवे और C4 पाथवे यहाँ पे अलग अलग डिफरेंशिएट क्यों किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन। तो यहाँ पे CO2 मॉलिक्यूल जो है किसी से यहाँ पे रिएक्ट करके जो फर्स्ट प्रोडक्ट यहाँ पे बना रहा है उसके बेसिस पे जो है यहाँ पे इसको C3 प्लांट एंड C4 प्लांट में कैटेगराइज किया गया है। लेकिन अगर आप C4 प्लांट की बात करें तो वहां पर भी आपको जो है ये C3 पाथवे मतलब कि ये जो केल्विन साइकिल है वो आपको देखने को मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई? चलो, नाउ द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। अब यहाँ पे चलो हमें प्रोडक्ट तो पता चल गया, ठीक है, ये जो है CO2 यहाँ पे किसी से रिएक्शन किया और यहाँ पे हम प्रोडक्ट जो है मिला, ठीक है, तो ये हमको पता चला। अब हमें जानना है कि ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर है ये ए है, ये क्या है, कौन है, ठीक है। Let us now ask ourselves a question that was asked by the scientists who were struggling to understand the dark reaction, ठीक है। तो साइंटिस्ट के मन में जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, डार्क रिएक्शन को लेकर के वो यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। How many carbon atoms would a molecule have which after accepting fixing CO2 would have 3 carbon of फॉस्फोग्लिसरिक एसिड? तो यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि अच्छा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ए कंपाउंड से रिएक्ट करके यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहा है, उसमें वो जो प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वहां पे फॉर्म हो रहा है, ठीक है, 3 कार्बन स्ट्रक्चर है। हम यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरिक एसिड कॉमन प्लांट जो कि C3 प्लांट है उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है, जो C4 प्लांट है हम उनकी बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अच्छा ठीक है कि ये जो प्रोडक्ट है वो 3 कार्बन वाला जो है फॉर्म हो रहा है, तो ये जो है ये जो ए जो कंपाउंड है जिससे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, जुड़ रहा है, या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर है वो जो है कितने कार्बन का होगा, ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन। The studies very unexpectedly showed that the acceptor molecule was a 5 carbon keto sugar, ribulose bisphosphate RUBP. ठीक है, did any of you think of this possibility? तो जनरली हम क्या सोचेंगे कि कार्बन, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसमें कितना, 1 कार्बन प्रेजेंट है और प्रोडक्ट में यहाँ पे 3 कार्बन यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, तो ये कितने का होगा, 2 कार्बन कंपाउंड होगा। जनरली हम यही सोचेंगे, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो ए है ये 2 कार्बन कंपाउंड ना होकर के ये कितना कार्बन कंपाउंड होता है, 5 कार्बन कंपाउंड होता है। यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का ये जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करता है, दिस इज दी 5 कार्बन कीटो शुगर, इसका नाम क्या है, RUBP, RUBP, राइबुलोज बिसफॉस्फेट। ओके, डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी? क्या आपने इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा था? Do not worry. The scientists also took a long time and conducted many experiments to reach this conclusion. तो ये जो कंक्लूजन में पहुंचने से पहले कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्राइमरी एक्सेप्टर है
वो जो है कितने कार्बन का है, ये 5 कार्बन का है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारे जो है एफर्ट्स वहां पे डाले थे, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने किए थे। ठीक है। They also believe that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 carbon compound. तो जब ये पता नहीं चला था कि ये जो प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है वो RuBP है, तो उसके पहले वो भी यही बिलीव करते थे कि प्रोडक्ट यहाँ पे 3 कार्बन का बना हुआ है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन का है, तो ये जो A है, जिस प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 है, वो भी 2 कार्बन का होगा। ये वो भी पहले इस चीज को बिलीव करते थे। ठीक है। They spent many years trying to identify a 2 carbon compound before they discovered the 5 carbon RuBP. तो उन्होंने बहुत सालों सालों तक वहां पे क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, एफर्ट डाले, तब उन्हें पता चला कि ये 2 कार्बन कंपाउंड नहीं है, 5 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है। सो दैट इज द रिसर्च। ओके, दैट इज द रिसर्च। आप रिसर्च में जो है सालों साल लगाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको जो है, आप जो हाइपोथेसिस मान के चल रहे होते हैं वो भी वहां पे क्या हो जाता है, गलत साबित हो जाता है। सो दैट इज द रिसर्च। ओके, अगर आप कोई भी इंटरेस्टेड है रिसर्च करने में, सो दैट इज द वेरी वेरी गुड थिंग। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे क्या, द केल्विन साइकिल। Kelvin and his co-workers then worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. तो ये जो केल्विन एंड इनके जो को-वर्कर हैं, देखो ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो बहुत सारा एक्सपेरिमेंट है, अगर यहाँ पे किसी एक, जैसे यहाँ पे सिर्फ मेल्विन केल्विन का नाम आया तो सिर्फ इन्होंने ही कंडक्ट किया है, नहीं, इनके पीछे इनके बहुत सारे को-वर्कर्स, इनके स्टूडेंट्स, इनके टीचर्स, सारे के सारे क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। कोई भी एक रिसर्च होती है तो वहां पे कभी भी वो जो है पर्सनल नहीं होता है, वहां पे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ओके, सो केल्विन एंड हिज co-workers that worked out the whole pathway and showed that the pathway operated in a cyclic manner. तो केल्विन ने जो है पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे पे काम किया, ठीक है, और वहां पे उन्होंने बताया कि ये जो पाथवे है वो क्या है, साइक्लिक है। ओके, द RuBP वॉज रीजनरेटेड, और ये जो RuBP है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का फर्स्ट एक्सेप्टर है, हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, वो क्या होता है, वो रीजनरेटेड होता है। ये जो साइकिल होता है उसमें वो फिर से रीजनरेट होता है। ओके, लेट अस नाउ सी हाउ द केल्विन पाथवे ऑपरेट्स एंड वेयर अ शुगर इज सिंथेसाइज्ड। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो केल्विन पाथवे कैसा ऑपरेट होगा, हम उसको देखने वाले हैं, और शुगर जो है कैसे फॉर्म होता है। Let us at the outset understand very clearly that the Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plants. ठीक है, so that is the very clear thing कि केल्विन पाथवे जो है जितने भी फोटोसिंथेटिक प्लांट हैं सब में होंगे, चाहे वो C3 प्लांट हो, चाहे वो C4 प्लांट हो, चाहे वो कैम प्लांट हो। ओके, इट डज नॉट मैटर वेदर दे हैव C3 और C4 और एनी अदर पाथवेज। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि उनके पास जो है C3 पाथवे हो रहा है या C4 पाथवे हो रहा है। दैट इज क्लियर। तो आपसे पूछा जाए कि क्या केल्विन साइकिल या फिर ये जो C3 साइकिल है, ठीक है, ये जो C3 साइकिल या फिर C3 पाथवे है, क्या वो C4 जो प्लांट्स है उनमें नहीं होते, तो नहीं, केल्विन साइकिल जो है C4 प्लांट्स में भी होंगे और C3 प्लांट्स में भी होंगे। यहां तक बात समझ में ओके। For ease of understanding, the Kelvin cycle can be described under 3 stages. तो Kelvin cycle को यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन 3 पार्ट्स में यहाँ पे क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है 3 स्टेजेस में। ओके, अब देखो, ये जो कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन है, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है, रूबिस्को एंजाइम। ठीक है, इसको लिखने का तरीका यही है, रूबिस्को एंजाइम। इसका फुल फॉर्म होता है राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, बी आई का मतलब यहाँ पे क्या होता है, बिस का मतलब यहाँ पे क्या होता है, 2। ठीक है, 2 फॉस्फेट ग्रुप वहां पे अटैच होंगे, कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज। सो दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रूबिस्को। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम, और ये जो है होल बायोस्फीयर में सबसे ज्यादा मोस्ट अबंडेंट जो है एंजाइम होता है। ये चीज हमने कहाँ पे पढ़ी है, बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ी है। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। ओके, इसको शॉर्ट में आप RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये सॉरी, ये जो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज लिखा है उसका मतलब क्या है, देखो, ये जो रूबिस्को एंजाइम है इसके पास कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी होती है और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी होती है। कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से एफिनिटी शो करता है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ता है। ओके, और ऑक्सीजनेस एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि वो ऑक्सीजन के साथ भी जुड़ता है।
यहाँ तक बात समझ में आई? दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके, कि ये जो रुबिस्को एंजाइम है वो CO2 के साथ भी चला जाता है और ऑक्सीजन के साथ भी चला जाता है। तो जब ये जो एंजाइम जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाता है तब यहाँ पे केल्विन साइकिल होगा, और जब ये जो है कहाँ पे जाता है, ऑक्सीजन के साथ जाता है, तो यहाँ पे जो है फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस होगा। अब ये जो केल्विन साइकिल है वो यूजफुल है क्योंकि यहाँ पे शुगर का फॉर्मेशन होता है, ओके, और ये जो फोटो रेस्पिरेशन है इट इज अ वेस्टफुल। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई भी शुगर का फॉर्मेशन नहीं होता है, उल्टा यहाँ पे जो है इतनी मेहनत से जो एनर्जी एटीपी एंड एनएडीपी जो हम बनाए हुए हैं लाइट रिएक्शन में, वो जो है यहाँ पे वेस्टफुल तरीके से क्या होता है, यूज होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो फोटो रेस्पिरेशन हम जो है अगले लेक्चर में देखेंगे। नाउ अभी के लिए हम केल्विन साइकिल पढ़ते हैं, ओके। तो यहाँ पे हमने देखा कार्बोक्सिलेशन है, रिडक्शन है एंड रीजनरेशन है। 3 यहाँ पे क्या है, स्टेजेस हैं, ओके। अब देखो कार्बोक्सिलेशन पहले हम तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे फिक्सेशन ऑफ CO2 होगा, कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेशन इज द फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू अ स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऐड होता है किससे, RuBP से, और फिर यहाँ पे एक स्टेबल ऑर्गेनिक इंटरमीडिएट जो है फॉर्म करता है। Carboxylation is the most crucial step of the Calvin cycle where CO2 is utilized for the carboxylation of RuBP। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर है वहां से CO2 आता है, ये RuBP जो है यहाँ पे किसमें, मिजोफिल सेल्स में क्या होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो अगर हम यहाँ पे किसकी बात करें, ये जो बायोसिंथेटिक फेज है इसकी लोकेशन की बात करें, तो ये जो लोकेशन है ये कहाँ पे होगा, स्ट्रोमा में होगा। अब देखो लीव्स हैं, लीव्स में कौन होती हैं, मिजोफिल सेल्स होती हैं, और इसी मिजोफिल सेल्स में कौन होती हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और क्लोरोप्लास्ट में ही कौन होता है, स्ट्रोमा होता है। क्या इतना बात हमें पता है? तो ये जो केल्विन साइकिल है वो उसका लोकेशन क्या है, मिजोफिल सेल्स, ठीक है। और मिजोफिल सेल्स में भी कहाँ पे हो रही है, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में हो रही है। सो दैट इज द बायोसिंथेटिक फेज, ओके। नाउ अब यहाँ पे क्या है, ये जो स्ट्रोमा है, मिजोफिल सेल्स में जो स्ट्रोमा है वहां पे ये जो RuBP है वो क्या है, प्रेजेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 जो है RuBP के साथ जुड़ जाएगा, और ये जो CO2 का ये जो फिक्सेशन होता है उसको हम कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन किसका हो रहा है, RuBP का, ठीक है। रेब्यूलोज, व्हाट इज द फुल फॉर्म, राइबुलोज बिसफॉस्फेट, RuBP, ओके। तो इसके साथ ये ऐड होकर के यहाँ पे क्या बनाएगा, 3PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनाएगा। सो that is the stable organic intermediate, okay। This reaction is catalyzed by the enzyme RuBP carboxylase। तो यहाँ पे ये कौन से एंजाइम से कैटेलाइज्ड होगा, RuBP carboxylase, which result in the formation of two molecules of 3PGA। अब यहाँ पे ये क्या बनता है, ये 3PGA बनता है, तो यहाँ पे ये 2 molecules of 3PGA जो है यहाँ पे फॉर्म होती है, ठीक है। Since this enzyme also has an oxygenation activity, it would be more correct टू कॉल इट RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रुबिस्को। तो ये जो RuBP है, जिस जैसे हमने बात की, तो यहाँ पे ये लिखा गया है, ये जो RuBP होता है इसके पास जो है ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होती है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन से भी क्या करता है, रिएक्ट करता है, ओके। तो इसीलिए इसका नाम जो है RuBP कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज और रुबिस्को बोलना ज्यादा करेक्ट होगा, ये ऐसा यहाँ पे बोला गया है। यहाँ तक बात समझ में आई, ओके। अब देखो ये RuBP की 5 कार्बन कंपाउंड है, ये कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन कंपाउंड है, और ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये टोटल यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टोटल 1 + 5 6 कार्बन हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट साइड पे देखें तो अगर यहाँ पे सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है तो यहाँ पे सिर्फ 3 कार्बन है। लेकिन यहीं पे अगर ये 2 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहा है तो 3 + 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पे आपको जो है मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे क्या हो गया, इक्वल हो गया, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो कैसे जो है 5 कार्बन जो RuBP है वो किस तरह से कन्वर्ट हो रहा है 3 कार्बन कंपाउंड में। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है फॉर्म होता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ अब हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट स्टेप, रिडक्शन। देयर आर अ सीरीज ऑफ रिएक्शन दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज।
The step involve utilization of two molecules of ATP for phosphorylation and two of NADPH for reduction per CO2 molecule is fixed. ओके, अब देखो ये क्या है, रिडक्शन प्रोसेस है और मैंने आपको बताया था रिडक्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिडक्शन प्रोसेस। और ऑक्सीडेशन क्या होता है, यही जो हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है या इलेक्ट्रॉन है उसका उसका लूज होना, वो क्या कहलाता है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना है, अब उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा और वो जो है वहां से फिर कार्बोहाइड्रेट या शुगर वहां पे उस फॉर्मेशन होगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, एनर्जी, दैट इज द एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्सेशन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH जो है यहाँ पे खर्च किया जाता है। कितना किया जाता है भाई, कि एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होने के लिए, ये जो एक कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ये फिक्स हुआ है, यहाँ पे आपका क्या क्या लग जाएगा, 2 ATP लगेगा। ठीक है, नॉट इन दिस रिएक्शन बट इन दिस होल साइकिल हम बात कर रहे हैं, ये जो रिडक्शन प्रोसेस है यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ NADPH आपका जो है खर्च हो जाएगा। नाउ द फिक्सेशन ऑफ सिक्स मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड and 6 turns of the cycle are required for the formation of one molecule of glucose from the pathway। ठीक है, तो यहाँ पे एक कार्बन डाइऑक्साइड के लिए इतना सारा जो है आपको एनर्जी जो है खर्च करना पड़ेगा, लेकिन हमको क्या बनाना है, ग्लूकोज बनाना है, और ग्लूकोज में कितना कार्बन होता है, 6 कार्बन कंपाउंड होता है। तो 6 कार्बन कंपाउंड है तो उसको 6 बार ये जो है साइकिल चलेगी, तब जाकर के जो है हमारा 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल हमारे पास हमको मिलेगा। यहां तक बात समझ में आई। चलो, अब यहाँ पे आता है रीजनरेशन का प्रोसेस। Regeneration of the CO2 acceptor molecule RUBP is crucial if the cycle is continue uninterrupted। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो रीजनरेशन है किसका, CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल का, और CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, RUBP। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि केल्विन साइकिल में CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन है, तो आप नाम किसका लेंगे, RUBP का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो है इसको फिर से रीजनरेट किया जाता है, और इसके ये जो रीजनरेशन है, द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर्स 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP। तो यहाँ पे रीजनरेशन में एक ATP फिर से खर्च होता है फॉस्फोराइलेशन फॉर दी RUBP के लिए। ओके, यहां तक बात समझ में आई। चलो, तो पहले हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ये रिएक्शन देखेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। एटमॉस्फेयर से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे सेल में एंटर कर रहा है, और यहाँ पे RUBP 1,5 बिस फॉस्फेट, दिस यहाँ पे आप लिख लीजिए प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2। ठीक है, ये एक्सेप्ट करके यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, फर्स्ट कार्बोक्सिलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ही कार्बोक्सिलेशन कहलाता है। फिर यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3PGA क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है। ठीक है, ये 3 कार्बन कंपाउंड है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कार्बन, और एक यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, इसीलिए यहाँ पे फॉस्फो लिखा हुआ है। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो, अब यहाँ पे इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा, रिड्यूस होकर के ये ट्रायोस फॉस्फेट बनाएगा। इसका जो स्ट्रक्चर है CHO CHOH एंड CH2O, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच होगा। ठीक है, ट्रायोस फॉस्फेट यहाँ पे फॉर्म होगा। ओके, अब ये जो रिडक्शन प्रोसेस है यहाँ पे ATP, ठीक है, और एडी ATP और NADPH का यहाँ पे खर्च होकर के यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे ADP और ADP प्लस एंड NADP प्लस। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे क्या होगी, फॉर्म होगी। तो यहाँ तक बात समझ में आई कि ये जो रिडक्शन प्रोसेस है यहाँ पे क्या होगा, ATP एंड NADPH का खर्च होगा। उसके बाद यहाँ पे रीजनरेशन का प्रोसेस आएगा। तो रीजनरेशन के पहले यहाँ पे जो ट्रायोस फॉस्फेट है, तो यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे सुक्रोज या फिर स्टार्च बनाने के लिए चले जाएंगे। फिर उसके बाद रीजनरेशन के लिए यहाँ पे फिर से क्या होगा, यहाँ पे ATP का 1 ATP मॉलिक्यूल का यहाँ पे क्या होगा, यूज होगा। ठीक है, 1 ATP के मॉलिक्यूल का यूज करके यहाँ पे ये फिर से क्या बन जाएगा, राइबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट। इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो ट्रायोस फॉस्फेट है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक ही फॉस्फेट यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट फिर यहाँ पे ये रीजनरेशन जब होगा तब यहाँ पे जो है एक ATP ऐड होकर के यहाँ पे सेकेंड फॉस्फेट भी क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, होल केल्विन साइकिल। The Kelvin cycle proceeds in 3 stages. One, carboxylation, during which CO2 combines with the ribulose 1,5 bisphosphate.
Second, reduction, during which carbohydrate is formed at the expense of the photochemical made ATP and NADPH. ठीक है, तो यहाँ पे 2 ATP and 2 NADPH यहाँ पे क्या होता है, खर्च होता है. Now, third, regeneration, during which the carbon dioxide acceptor molecule 1,5-bis phosphate is formed again so that the cycle continues. तो यहाँ पे जो RUBP है वो फिर से रीजनरेट होता है ताकि साइकिल जो है अनइंटरप्टेडली जो है कंटिन्यूअस चलती रहे. ओके, तो देखो, 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म होने के लिए हमको कितना एनर्जी चाहिए और कितना बार हमको जो है केल्विन साइकिल करवाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे 1 ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6. तो हमको यहाँ पे 6 कार्बन चाहिए. तो देखो, एक केल्विन साइकिल में सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन डाइऑक्साइड ही क्या होता है, फिक्स होता है, और वहां पे आपका 3 ATP एंड 2 NADPH जो है ओवरऑल टोटल लगता है. कैसे, देखो, ये एक CO2 जो है यहाँ पे क्या हुआ, ये एक CO2 यहाँ पे फिक्स हुआ, तो यहाँ पे 2 ATP एंड 2 NADPH यहाँ पे क्या होता है, खर्च होता है. ठीक है, फिर यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेप है यहाँ पे भी 1 ATP जो है यहाँ पे खर्च होगा. ओके, अब देखो, यहाँ पे हमको ग्लूकोज चाहिए, तो यहाँ हमारे पास यहाँ पे 6 कार्बन होने चाहिए. तो यहाँ इसके लिए यहाँ पे 6 केल्विन साइकिल परफॉर्म किए जाते हैं जिसमें 6 CO2 फिक्स होता है, और उसमें फिर यहाँ पे एनर्जी की बात करें तो 6 into 3, ठीक है, 18 ATP एंड 6 into 2 12 NADPH. 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के लिए आपको जो है 6 केल्विन साइकिल आपको करवाना है, और वहां पे 18 ATP एंड 12 NADPH क्या होंगे, खर्च होंगे. ठीक है, बनेंगे नहीं, खर्च होंगे वहां पे. सो दिस इज ऑल अबाउट द केल्विन साइकिल. यहां तक बात समझ में आई. चलो, hence for every CO2 molecule entering the Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required. ठीक है, ये चीज हमने देखी. It is probably to meet this difference in number of ATP and NADPH used in the dark reaction that the cyclic phosphorylation take place. तो ये जो cyclic जो phosphorylation हो रहा है, phosphorylation, ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए यहाँ पे ADP, यहाँ पे 3 molecules of ATP and 2 NADPH जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं. So make 1 molecule of glucose 6 turns of the cycle are required. ठीक है, तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए आपका जो है 6 टर्न ऑफ केल्विन साइकिल यहाँ पे होना चाहिए. Work out how many ATP and NADPH molecule will be required to make 1 molecule of glucose through the Kelvin pathway. It might help you to understand all of this if it took it what goes in and what comes out of the Kelvin cycle. तो in and out. तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड अगर वहां पे केल्विन साइकिल में एंटर करेगा तो 1 ग्लूकोज जो है फॉर्म होगा. ठीक है, 18 ATP वहां पे जो है इन मतलब खर्च होंगे, फिर आपको 18 ADP वहां पे मिलेंगे, 12 NADP जहां पे यूज होंगे, तो 12 NADP यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे. ठीक है, तो ये दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल. ठीक है, इसको आपको याद रखना है. चलो, अब हम यहाँ पे बात करते हैं C4 पाथवे. तो ये हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, C3 पाथवे. ठीक है, C3 पाथवे आप कह लें या फिर केल्विन साइकिल आप कह लें. ओके, तो ये जो अलग अलग नाम है ये आपको याद रखने हैं. अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे C4 पाथवे. Plants that are adapted to dry tropical regions have the C4 pathway mentioned earlier. Though these plants have a C4 oxaloacetic acid as a first CO2 fixation product, they use the C3 pathway or the Kelvin cycle as the main biosynthetic pathway. ठीक है, तो ये जो C4 plants है, ठीक है, तो ये जो C4 प्लांट्स है फिर C4 पाथवे है, ये आपको ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में जो प्लांट्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर को क्या कर सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, ऐसे प्लांट्स में आपको देखने को मिलेंगे. तो ये जो C4 पाथवे C4 प्लांट है उनमें फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन CO2 फिक्सेशन क्या बनता है, C4 एसिड बनता है, विच इज ऑक्जेलो एसिटिक एसिड. फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, वो कितने कार्बन का है वो भी आपको याद रखना है. ठीक है, अब देखो, तो मैंने आपको बोला कि अगर ये C4 प्लांट है इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें ये जो C3 पाथवे है वो नहीं होगा. ठीक है, तो ये क्या करते हैं, C4 पाथवे फॉर द मेन बायोसिंथेटिक पाथवे वो कौन किसको यूज करते हैं, C3 पाथवे को ही यूज करते हैं, जिससे जो है उनका शुगर फॉर्मेशन या फिर फूड का जो है फॉर्मेशन होता है. तो C4 पाथवे यूज द C3 pathway or the Kelvin cycle as their main biosynthetic pathway. That is the very very important point. Now, देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट्स. ठीक है, तो इसमें C3 जो C3 प्लांट है उनमें भी C3 पाथवे हो रहे हैं. ठीक है, और जो C4
प्लांट्स है उनमें भी C3 पाथवे हो रहा है, तो इनमें डिफरेंस क्या है C3 प्लांट एंड C4 प्लांट में? दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू मे रीजनेबली आस्क। C4 प्लांट आर स्पेशल, तो C4 प्लांट यहाँ पे स्पेशल है, क्यों? दे हैव अ स्पेशल टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, दे tolerate high temperatures, they show a response to high light intensities, they lack a process called photorespiration and have greater productivity of biomass. Let us understand these one by one. तो देखो ये जो C4 प्लांट्स है वो स्पेशल क्यों है, क्योंकि इनमें स्पेशल लीफ एनाटॉमी होती है, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट कर लेते हैं और हाई लाइट इंटेंसिटी पे, ठीक है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो जो है रुक जाती है, वहां पर भी इनका जो है फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो रुकता नहीं है। दैट इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस इज एब्सेंट। हमने वहां पे देखा था कि फोटो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो वेस्टफुल प्रोसेस है, ठीक है, वहां से कुछ मिलता तो नहीं है, ऊपर से वहां पे एनर्जी और खर्च हो जाती है। तो जो C3 प्लांट्स होते हैं, ये जो C3 प्लांट्स यहाँ पे लिखा है, तो C3 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन जो है, फोटो रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है वो होता है, लेकिन C4 प्लांट में नहीं होता है। अब वहां पे ये जो वेस्ट फूड प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे ग्रेटर प्रोडक्टिविटी बायोमास, तो यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी है C4 प्लांट की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू C3 प्लांट। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके। Study vertical section of leaves, one of a C3 plant and the other of a C4 plants. Do you notice this difference? Do both have a same type of mesophils? Do they have similar cells around the vascular bundle sheath? तो आपको यहाँ पे C3 एंड C4 प्लांट को माइक्रोस्कोप में आपको एनालाइज करने को बोला जा रहा है, और आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना जा रहा है कि किसमें जो है सेम तरह की मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, या किस तरह की इनकी लीफ एनाटॉमी है। तो यहाँ पे C4 प्लांट एंड C3 प्लांट का यहाँ पे आपको लीफ एनाटॉमी मैं लेकर के आई हूँ। दिस इज फ्रॉम दी एनसीईआरटी, ठीक है, दिस इमेज और दिस इमेज इज फ्रॉम दी इंटरनेट। तो देखो यहाँ पे आपको C4 प्लांट एंड C3 प्लांट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा होगा। C4 प्लांट में आपको जो है इस तरह से एक ब्यूटीफुल फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा होगा। इसको हम क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। ये अभी आएगी, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? क्रेंज एनाटॉमी। तो देखो ये जो बंडल शीट सेल, मेसोफिल सेल्स, वेन्स एंड स्टोमाटा, तो ये सारी चीजें जो है C4 प्लांट्स में भी होंगी, C3 प्लांट्स में भी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो ग्रीन कलर का ये जो आपको सर्कल दिख रहा है, तो ये जो सेल्स हैं, ये जो है C3 प्लांट में बंडल शीट सेल है, और यहाँ पे भी आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, तो ये क्या है? ये भी बंडल शीट सेल है C4 प्लांट्स में, ठीक है। बंडल शीट सेल के अंदर जो भी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट है वो क्या है? वेन्स है, जाइलम एंड फ्लोएम है, वेस्कुलर बंडल्स हैं, ओके। अब यहाँ पे जो मीजोफिल सेल्स हैं, तो ये जो फ्लावर लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये जो साइड में सराउंडिंग में जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? मीजोफिल सेल्स। अब यहाँ पे आपको जो है C3 प्लांट में दो तरह के मीजोफिल्स देखने को मिलते हैं, एक इलोंगेटेड वन और एक स्पॉन्जी वन, ठीक है। तो ये भी मीजोफिल सेल्स हैं, ये भी क्या है? मीजोफिल सेल्स हैं। अब यहाँ पे आपको जो है स्टोमा देखने को मिल रहा है, जो कि पोर लाइक स्ट्रक्चर है, और यहाँ पे भी आपको स्टोमा या फिर स्टोमाटा जो है आपको देखने को मिल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है C4 प्लांट में भी प्रेजेंट है, C3 प्लांट में भी प्रेजेंट है, बस इनका अरेंजमेंट क्या है? डिफरेंट है। अब C4 प्लांट में आपका जो है इस तरह का जो अरेंजमेंट है उसको हम क्रेंज एनाटॉमी कहते हैं, जिसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो देखो क्या होता है? द पर्टिकुलरली लार्ज सेल्स अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स ऑफ द C4 प्लांट्स आर कॉल्ड बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। तो ये जो वेन्स है, ये जो वेस्कुलर बंडल्स है, उसके चारों ओर जो सेल्स होती हैं जो कि लार्ज होती हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? बंडल शीथ सेल्स कहते हैं। एंड दैट लीव्स व्हिच हैव सच एनाटॉमी इज सेड टू हैव क्रेंज एनाटॉमी। क्रेंज मींस ब्रेथ एंड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, ठीक है। तो ये जो क्रेंज एनाटॉमी है आपको C4 प्लांट्स में देखने को मिलेंगी, फॉर एग्जांपल मेज एंड सोरगम और शुगर केन फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इनमें जो है बंडल शीट सेल जो है प्रेजेंट होंगी, जो कि लार्ज होंगी और अरेंज होंगी व्रेथ लाइक, मतलब कि क्रेंज क्रेंज पैटर्न में अराउंड द वस्कुलर बंडल्स। नाउ the bundle sheet cell may form several layers around the vascular bundles. They are characterized by having a large number of chloroplasts, thick walls impervious to gaseous exchange, and no intercellular space. You may like to cut a section of the leaves of C4 plant, that is maize and sorghum, to observe the cringe anatomy and the distribution of mesophyll cells. ठीक है, तो आप यहाँ पे C4 plant फॉर एग्जाम्पल मेज एंड सॉर्गम एंड शुगर केन के जो लीव्स हैं उसको आप कट करके वहां पे देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं क्रेंज एनाटॉमी।
ठीक है, और मेसोफिल सेल्स को। तो देखो यहाँ पे बंडल शीट सेल का C4 प्लांट्स में क्या बताया गया है, कैरेक्टरिस्टिक। क्या क्या कि इनके पास बहुत सारे क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ठीक है, थिक वॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, इम्परमिएबल टू गैसेस, तो गैसेस को वो आने जाने नहीं देंगी, एंड नो इंटरसेलुलर स्पेस। तो देखो यहाँ पे अगर आप इसको ये क्या है, ये जो है बंडल शीट सेल है, इसके अंदर जो है वेन्स या मस्कुलर बंडल प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो बंडल सीड सेल है, यहाँ पर आपको कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस देखने को नहीं मिलेगा। देखो जैसे ये सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट है, तो सेल्स के बीच में जो जगह होता है ना, उसी को इंटरसेल्युलर स्पेस कहा जाता है। तो बंडल शीट के शीट सेल्स जो है, उनके आसपास कोई भी इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, ये छोटी छोटी बातें आपसे पूछी जाती है, आप वहां पे नहीं बता सकते। अब देखो, ये बात हो गई यहाँ पे बंडल शीट सेल्स के, हमने यहाँ पे क्या देख लिया, कैरेक्टरिस्टिक देख लिया। नाउ इट वुड बी इंटरेस्टिंग फॉर यू टू कलेक्ट लीव्स ऑफ डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स अराउंड यू एंड कट वर्टिकल सेक्शंस ऑफ द लीव्स। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप डाइवर्स स्पीसीज ऑफ प्लांट्स के लीव कलेक्ट करें, उनका वर्टिकल सेक्शन आप उनको काटें। ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, लुक फॉर द बंडल शीट अराउंड द वेस्कुलर बंडल्स, the presence of the bundle sheath and would help to identify the C4 plants। ठीक है, सबको आपको देखना है, वहां पे आपको बंडल शीट सेल्स को देखना है और वहां पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा C4 प्लांट है और कौन सा C3 प्लांट। ठीक है, तो बंडल शीट सेल C4 प्लांट में भी प्रेजेंट होगा, C3 प्लांट में भी प्रेजेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ C4 प्लांट में बंडल शीट सेल है। यहां तक बात समझ में आई। नाउ अब ये जो बंडल शीट सेल है, मेसोफिल सेल्स सराउंड दी बंडल शीट सेल्स इन अ कंसेंट्रिक मैनर। तो देखो ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, आपको इस तरह से, ये क्या है, कंसेंट्रिक मैनर है। यही जो इस तरह से राउंड शेप में प्रेजेंट होता है, उसी को हम कंसेंट्रिक मैनर कहते हैं। तो बंडल शीट के चारों ओर जो है मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है कंसेंट्रिक मैनर में। यहां तक बात समझ में आई। चलो, नाउ अब हम यहाँ पे देखेंगे C4 पाथवे, जिसको हेच एंड स्लेक पाथवे भी कहा जाता है। ठीक है, ये साइंटिस्ट के नाम है। तो C4 पाथवे का दूसरा नाम क्या है, हेच एंड स्लेक पाथवे। Now, study the pathway shown in figure 11.9. So that is the 11.9 figure. This pathway that has been named the H and slack pathway is again a cyclic process. Let us study the pathway by listing the steps. ठीक है, तो ये क्या है, H and slack pathway जो है, C4 pathway जो है, ये भी क्या है, एक cyclic pathway है। The primary CO2 acceptor is a 3-carbon molecule phosphoenol pyruvate and is present in the mesophyll cells। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो H and slack pathway होता है, ठीक है, ये आप दो सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे C4 प्लांट्स में। यहाँ पे मेसोफिल सेल्स भी इन्वॉल्व होंगे, बंडल सेल्स भी क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। अब देखो यहाँ पे ये जो मेसोफिल सेल्स है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर होता है विच इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ठीक है, कौन होता है, PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, जो कि मेसोफिल सेल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फिक्सेशन इज पेप कार्बोक्सिलेज और पेप्टेज। It is important to register that the mesophyll cells lack Rubisco enzyme. The C4 acid oxidoacetic is formed in the mesophyll cells। ठीक है, अब देखो, पहले हम मेसोफिल सेल्स के बारे में पूरा क्या कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे। उसके पहले ये जो हेच एंड स्लेक पाथवे है, इसके पास आप जो है 4 स्टेप्स आपको देखने को मिलेगी इस साइकिल में। सबसे पहला है क्या, CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल्स। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्ट टू बंडल शीट सेल्स, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन होगा। फिर उसके बाद होगा बंडल शीट सेल्स में जाने के बाद डीकार्बोक्सिलेशन इन बंडल शीट सेल्स, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से होगा रीजनरेशन ऑफ PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, इन मेसोफिल सेल्स अगेन। ओके, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, ये क्या है, मेसोफिल सेल्स है। ओके, ये क्या है, मेसोफिल सेल्स है, वहां पे प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है विच इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ओके, अब यहाँ पे ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट, यहाँ पे पीपी का फुल फॉर्म दिया गया है। अब यहाँ पे एंजाइम, मेसोफिल सेल्स में एंजाइम प्रेजेंट होता है पेप कार्बोक्सिलेज और पेप्टेज। ओके, और ये जो रूबिस्को एंजाइम है, वो क्या होता है, यहाँ पे एब्सेंट होता है। और ये जो रूबिस्को एंजाइम है, वो कहाँ पे यूटिलाइज हुआ था, यहाँ पे केल्विन साइकिल में। ओके, तो यहाँ पे CO2 से RuBP, यहाँ पे जो 3 PGA फॉर्म हो रहा है, वहां पे जो है आपका RuBP कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, ये यहाँ पे काम होता है। तो आप ये जो कार्बोक्सिलेशन का ये जो प्रोसेस है, यहाँ पे जो है रूबिस्को एंजाइम का नाम जो है इमेज में
लिख सकते हैं। ठीक है, रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे C3 साइकिल में यूज हुआ था। ओके, तो यहाँ पे ये जो मेसोफिल सेल है C4 प्लांट में, रुबिस्को एंजाइम क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब देखो यहाँ पे प्रोसेस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका प्राइमरी एक्सेप्टर कौन आया, यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट आया। ठीक है, यहाँ पे पेप्टेज एंजाइम प्रेजेंट है, मतलब कि फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है और उससे क्या बन रहा है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड विच इज 4 कार्बन कंपाउंड। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये किसमें, मेलेट और एस्पार्टेट में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है मेसोफिल सेल्स में ही। ठीक है, अब चलो यहाँ पे पढ़ते हैं। It then forms other C4 carbon compounds like malic acid or aspartic acid in the mesophyll cells itself. ठीक है, तो ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है वो मेलेट मतलब कि मैलिक एसिड और एस्पार्टेट मतलब कि एस्पार्टिक एसिड में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं मेसोफिल सेल्स के अंदर ही। ओके, विच आर ट्रांसपोर्टेड टू दी बंडल शीथ सेल्स। ओके, अब यहाँ पे ये जो मेलेट और एस्पार्टेट है वो बंडल शीथ सेल्स में यहाँ पे क्या कर दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। ओके, यहाँ पे लिखा है बंडल शीथ सेल, इसमें क्या कर दिए गए, ट्रांसपोर्ट कर दिए गए। नाउ इन द bundle sheath cell these C4 acids are broken down to release CO2 and 3 carbon molecules। अब देखो यहाँ पे ऑक्जेलो एसिटिक एसिड मेसोफिल सेल्स में फॉर्म हुआ, ये जो है कन्वर्ट हुआ मेलेट और एस्पार्टेट में। अब ये जो मेलेट और एस्पार्टेट है इसमें जो है यहाँ पे बंडल शीथ सेल में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन के बाद ये जो मेलेट और एस्पार्टेट है यहाँ पे डी कार्बोक्सिलेशन का क्या होगा, प्रोसेस होगा, थर्ड स्टेप। ठीक है, थर्ड स्टेप यहाँ पे क्या होगा, डी कार्बोक्सिलेशन का होगा। इसका मतलब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा और वहां पे उसके बदले में 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो है फॉर्म होगा, उसका नाम क्या होता है, पाइरुवेट। उसका नाम क्या होता है, पाइरुवेट। ओके, now the 3 carbon molecule is transported back to the mesophyll where it is converted to PEP again, thus completing the cycle। अब ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है पाइरुवेट है वो फिर से यहाँ पे फोर्थ स्टेप में क्या किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा और कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, पीईपी में, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट में फिर से। तो यहाँ पे पीईपी का क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। जैसे C3 साइकिल में किसका हो रहा था, आरयूबीपी का रीजनरेशन हो रहा था, वैसे यहाँ पे पीईपी का क्या हो रहा है, रीजनरेशन हो रहा है। ओके, now the CO2 release in the bundle sheath cells enters the C3 or the Calvin pathway, a pathway common to all plants। Okay, अब यहाँ पे ये जो थर्ड स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन में ये जो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुआ है वो किस में एंटर करेगा, C3 एंड द केल्विन पाथवे में, और जिससे जो है शुगर का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। तो दैट इज दी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे C3 एंड ये जो केल्विन पाथवे है ये जो है किसमें हो रहा है, यहाँ पे लेट मी जस्ट हाईलाइट दिस। ओके, ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, अब ये जो बंडल सी सेल है इसमें पेप्टेज जो है क्या होता है, एब्सेंट होता है, और रुबिस्को एंजाइम क्या होता है, प्रेजेंट होता है। अब जहां पे भी केल्विन साइकिल होगा वहां पे रुबिस्को एंजाइम का प्रेजेंट होना तय है। ओके, तो ये जो डिफरेंसेस है ये भी आपको याद रखने हैं मेसोफिल सेल्स एंड बंडल सी के सेल्स के बीच में, और मेसोफिल सेल्स में कौन से जो है प्रोसेसेस हो रहे हैं एंड बंडल सी सेल्स में कौन से प्रोसेस हो रहे हैं ये भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो हेट एंड स्लाइड पाथवे में सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होगा, देन ट्रांसपोर्ट होगा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन एंड देन रीजनरेशन ऑफ फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। चलो, अब हम यहाँ पे इमेज को समझते हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे समराइज कर दिया गया है, कर दिया है। आप जो है यहाँ से भी इसको लिख सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको इमेज समझाऊंगी। फिगर 11.1 11.9 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द हेच एंड स्लैग पाथवे और C4 पाथवे। तो देखो, दिस इज द मेसोफिल सेल्स, ओके, एंड दिस इज द बंडल शीथ सेल्स। यहां तक बात समझ में आई। चलो, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या है, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पे आता है। ठीक है, और यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यहाँ पे प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स में। अब यहाँ पे फिक्सेशन होगा कार्बोक्सिलेशन का, यहाँ पे जो CO2 फिक्सेशन इन मेसोफिल सेल्स, फिक्सेशन होगा, फिक्सेशन होकर के C4 एसिड बनेगा। इस C4 एसिड के बगल में आप लिख लीजिए OAA, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये आप लिख लीजिए CO2 प्लस पीईपी, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। फिर यहाँ पे दो सेल्स के बीच में यहाँ पे क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा है। क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा।
हमने पिछले क्लासेस में पढ़े हैं, क्या पढ़ा है कि ये जो प्लाज्माडेस्माटा होता है वो नेबरिंग सेल्स में क्या करते हैं, कम्युनिकेशन का काम करते हैं, या किसी मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना है तो वो उसका जो है पैसेज बनते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा कौन, ये जो C4 एसिड है तो वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड के रूप में ट्रांसपोर्ट होगा क्या, नहीं। ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये पहले किस में कन्वर्ट होगा, मेलेट एंड एस्पार्टेट में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ये जो फर्स्ट स्टेप है इसमें लिखा हुआ है, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये किस में कन्वर्ट होगा, मेलेट और एस्पार्टेट में कन्वर्ट होगा। फिर उसके बाद ये जो है ट्रांसपोर्ट होगा किसमें, ये क्या है, बंडल स्थित सेल है, इसमें C4 एसिड। तो बंडल स्थित सेल में C4 एसिड अगर आपको दिखे तो वो क्या है, मेलेट है या फिर एस्पार्टेट है, दोनों में से एक है। ठीक है, लेकिन वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब सेकंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, मेलेट मूव्स टू दी बंडल स्थित सेल। नाउ अब यहाँ पे थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप इज दी, ओके, तो फिक्सेशन इज फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज सेकंड, एंड थर्ड स्टेप इज द डिकार्बोक्सिलेशन, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो मेलेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया तो यहाँ पे पायरुवेट जो है फॉर्म होता है, ये जो C3 एसिड यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, डिकार्बोक्सिलेशन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल गया और C3 एसिड फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे आप नाम लिख दीजिए पायरुवेट का। किसका नाम लिखेंगे, पायरुवेट, क्योंकि C3 एसिड क्या होता है यहाँ पे, पायरुवेट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ अब ये जो CO2 है एंटर्स केल्विन साइकिल C3 पाथवे इन बंडल शीट क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो CO2 है बंडल शीट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट सेल्स जो प्रेजेंट है उसमें वो प्रवेश करेंगे। ठीक है, उसमें वो एंटर करेंगे केल्विन साइकिल में शुगर बनाने के लिए। यहाँ तक बात समझ में आई ना। अब यहाँ पे रीजनरेशन ऑफ पीपी होता है, तो फिर से यहाँ पे ये जो पायरुविक एसिड है, पायरुवेट रिटर्न्स टू द मेसोफिल सेल, तो ये जो पायरुवेट है वो ट्रांसपोर्ट बैक होगा, यहाँ पे ये देखो C3 एसिड पायरुवेट, आप यहाँ पे इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनरेशन होगा, रीजनरेशन में यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जो है फिर से यहाँ पे फॉर्म होगा। एटीपी यूज टू कन्वर्ट पायरुवेट पीईपी, तो यहाँ पे एक एटीपी का क्या होगा, यूज होगा रीजनरेशन में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का। यहाँ तक बात समझ में आई। देखो पहले यहाँ पे ये जो C3 एसिड है उसका नाम क्या है, पायरुवेट, अब यहाँ पे इसका नाम क्या हो गया, फॉस्फोइनॉल, इसका मतलब फॉस्फेट वहां पे क्या हुआ है, ऐड हुआ है, किसमें, ये जो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे एटीपी मॉलिक्यूल का क्या होता है, यहाँ पे यूज होता है। यहाँ तक बात समझ में आई, ये जो पूरा साइकिल है। तो ये जो हैच एंड स्लैग पाथवे है, C4 साइकिल है, ये आपको याद रखना है। ये कहाँ पे मिलेंगे, मेज, शुगर केन एंड सॉर्गम, C4 प्लांट्स में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ तक बात समझ में आई। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिखा है द बंडल शीट सेल्स आर रिच इन एन एंजाइम। ठीक है, तो बंडल शीट सेल्स में आपको जो है राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस रुबिस्को एंजाइम जो है देखने को मिलता है, बट लैक पेप्टेज, तो ये चीज हमने पहले ही देख ली है। Thus, the basic pathway that results in the formation of the sugars, the Calvin pathway, is common to the C3 and C4 plants. ठीक है, तो ये जो C3 ये जो कैल्विन पाथवे है, ठीक है, क्या है, कैल्विन पाथवे है, वो कॉमन है किसके लिए, C3 प्लांट्स में भी और C4 प्लांट्स में भी। यहाँ तक बात समझ में आई। नाउ did you know that the Calvin pathway occurs in all the mesophyll cells of the C3 plants? In the C4 plants, it does not take place in the mesophyll cells, but does so only in the bundle sheath cells. Okay. अब देखो पहले हम यहाँ पे C4 प्लांट्स के मेसोफिल सेल्स एंड बंडल शीथ सेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो ये जो C4 प्लांट्स है, C4 प्लांट्स का जो मेसोफिल सेल्स है उसमें पीईपी प्रेजेंट होगा एंड पेप्टेज। ठीक है, पीईपी कार्बोक्सिलेज एंजाइम प्रेजेंट होंगे, जबकि रुबिस्को एंजाइम क्या होगा, एब्सेंट होगा। क्यों, क्योंकि C4 प्लांट के मेसोफिल सेल में केल्विन साइकिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो अगर केल्विन साइकिल नहीं हो रहा है तो वहां पे रुबिस्को एंजाइम अगर प्रेजेंट होगा भी तो वो उसका क्या काम, तो इसीलिए C4 प्लांट के मेसोफिल सेल्स में रुबिस्को एंजाइम एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रुबिस्को एंजाइम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि बंडल शीथ सेल्स का जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें क्या हो रहा है, केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल यहाँ पे हो रहा है। और केल्विन साइकिल बिना रुबिस्को एंजाइम के हो सकता है क्या, नहीं, तो रुबिस्को एंजाइम यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। इस बंडल शीथ सेल में, C4 प्लांट के बंडल शीथ सेल में यहाँ पे पीईपी कार्बोक्सिलेज और पेप्टेज एंजाइम क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, C4 प्लांट्स के। लेकिन यहीं पे अगर हम C3 प्लांट्स की बात करें तो उनमें केल्विन साइकिल होगा, और वो कहाँ पे होगा, मेसोफिल सेल्स, ये जो मेसोफिल सेल्स हैं उनके अंदर ये जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं उनमें होगा। अब ये जो मेसोफिल सेल्स हैं, ठीक है,
इनमें क्या हो रहा है यहाँ पे? केल्विन साइकिल हो रहा है, इसका मतलब ये जो मेसोफिल सेल है इसमें रुबिस्को एंजाइम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। रुबिस्को एंजाइम क्या होगा? प्रेजेंट होगा। किसमें? C3 प्लांट्स में। और इनका जो बंडल शीथ सेल्स होता है उनमें ये जो C3 प्लांट्स में भी जो है बंडल शीथ सेल है उनमें जो है इतना एडवांसमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, वो बस हेल्प करते हैं वेस्कुलर बंडल्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, आयंस है, उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? C3 प्लांट्स के बंडल शीथ सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो C4 प्लांट्स का ये जो बंडल शीथ सेल का यहाँ पे जो भी एडवांसमेंट आपको देखने को मिल रहा है, सो दैट इज द एडेप्टेशन 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 फॉर द हायर टेम्परेचर। ठीक है, ये आपको ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में देखने को मिल रहा है। ठीक है, मिलते हैं, तो ये जो है हायर टेम्परेचर के लिए उसमें सरवाइव करने के लिए ये इनका एक एडेप्टेशन है। और यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन प्रोसेस भी C4 प्लांट्स में क्या होता है? एब्सेंट होता है। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है, डिड यू नो दैट द केल्विन पाथवे अकर्स इन दी ऑल द मेसोफिल सेल्स ऑफ C3 प्लांट्स। ठीक है, तो केल्विन पाथवे C3 प्लांट्स में कहाँ पे हो रहा है? मेसोफिल सेल्स में। लेकिन C4 प्लांट्स में, C4 plants it does not take place in the mesophyll cells, mesophyll cells में नहीं होता है, but does so only in the bundle sheath cells, सिर्फ बंडल शीथ सेल में होता है। So these are the difference C3 plants and C4 plants में जो आपको याद रखने हैं। Now, अब यहाँ पे ये जो PAP है इनका मैं यहाँ पे इमेज लेकर के आई हूँ, इसको आपको एटलीस्ट इमेज आपको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है, और वो कितने कार्बन का है वो तो आपको याद रखना ही है। तो जो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है वो 3 कार्बन का होता है, या आपको इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप जो है अटैच्ड है। ठीक है, ये जो PO4 जो रहता है पूरा का पूरा, वही क्या होता है? यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप होता है। नाउ ऑक्जेलो एसिटिक एसिड की बात करें तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर है ये आपको याद रखना है। 4 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड दिस इज द फोर्थ कार्बन। ओके, तो ये जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का क्या है यहाँ पे? स्ट्रक्चर है। नाउ दिस इज द मेलेट एंड दिस इज द एस्पार्टिन। अब ये जो मेलेट है ये भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन, और ये जो एस्पार्टिक एसिड है ये भी 1, 2, 3 एंड 4 कार्बन का यहाँ पे क्या है? बना हुआ है। और एस्पार्टेट में आपको अमीनो ग्रुप भी देखने को मिल रहा है। यहां तक बात समझ में आई? ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दी C3 साइकिल एंड C4 साइकिल। ठीक है, और C3 प्लांट और C4 प्लांट, इनमें बहुत सारी जो है चीजें हमें देखने को मिली। ओके, और ये सारी चीजों को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इनसे जो है क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई? ओके, चलो, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर द वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, एंड स्टे ट्यून ऑन गेट साइंस अड्डा यूट्यूब चैनल।